सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो प्रधानमंत्री देश के सामने एक बार फिर रोए, मगर तबाही तो बरप रही है इस देश की जनता पर। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं मोदी जी? और आपकी आंखों में आंसू तब हैं जब हालात कुछ हद तक शहरी इलाकों में बेहतर होते नजर आ रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री का रोना मेरे अंदर एक असमंजस पैदा कर रहा है दोस्तों। उनके इस रोने के पीछे मुझे बहुत ज्यादा विरोधाभास दिखाई दे रहा है। उनके रोने के पीछे मुझे एक प्रचार तंत्र दिखाई दे रहा है, एक सोच दिखाई दे रहा है, और आज बेबाक में मैं उसकी पड़ताल, उसका पर्दाफाश करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप देखें कि प्रधानमंत्री देश के सामने किस तरह से भावुक हुए। मगर जब वो भावुक हुए तो मेरे जहन में कई सवाल थे। उन सवालों के जवाब मैं इस क्लिप के बाद, प्रधानमंत्री जब रो रहे थे, इस मंजर के बाद देना चाहूंगा। देखिए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री देश की जनता पर आपकी रोताली, आपका दर्द। मगर मैं समझना चाहता हूं कि जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, तब आप पश्चिम बंगाल में इस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री पर तंज कस रहे थे, हंस रहे थे, मजा कर रहे थे। बिल्कुल मजा कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से तंज किया था ममता बनर्जी पर, आप वो सुनिए। ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर। आपने बंगाल के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। आपने बंगाल के भावुक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। दीदी, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। सुना आपने? तो मैं समझना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री इस तरह से तंज कर रहे थे, अगर एक शख्स जिसके अंदर लोगों की तकलीफ को लेकर चिंता हो, क्या वो इस तरह से एक दूसरे राज्य में लेकर तंज कर रहा होगा? और बात यहां नहीं रुकती है। हम सब जानते हैं कि भीड़ जो है वो कोरोना को बढ़ावा देती है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भीड़ को लेकर भी गर्व कर रहे थे। मैं कैसे भूल जाऊं प्रधानमंत्री, आपने क्या कहा था? तो आपकी रुदाली सही है या आपका यह बयान जिसमें आप भीड़ पर गर्व कर रहे थे? सुनिए। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ये मत भूलिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। ये जनता जनार्दन, ये भगवान का ही रूप होता है। यहां खेल भी जनता ही शुरू करती है और खेला शेष भी जनता जनार्दन ही करती है। तो मुझे
प्रधानमंत्री का रोना सिर्फ इसलिए हजम नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे बोला कि इसके पीछे पूरा एक प्रचार तंत्र है और मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बार कोरोना में लोगों की मदद करने की कोशिश की। कुछ चेहरों पर आप गौर कीजिए। श्रीनिवासन, ये कांग्रेस के नेता हैं। देश भर में इन्होंने लोगों तक ऑक्सीजन, दवाइयां, मदद पहुंचाई। आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने इनसे पूछताछ भी की थी। उसी तरह से उत्तर भारत के अंदर दीपेंद्र हुड्डा, इन्होंने भी लगातार लोगों की मदद की थी। और ये लोग ये नहीं देख रहे थे कि वो व्यक्ति किस पार्टी का है जो मदद मांग रहा है, वो कांग्रेस को पसंद करता है या नहीं करता है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस मदद से, उनके प्रचार तंत्र की इस मदद से परेशान थी। तब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक झूठ सामने लेकर आते हैं। वो झूठ क्या? वो झूठ ये कि वो एक दस्तावेज लेकर आते हैं और ये दावा करते हैं कि इस दस्तावेज में या इस टूल किट में कांग्रेस देखिए देश को बदनाम कर रहा है, मोदी जी को बदनाम कर रहा है। बाद में यह पता चलता है फैक्ट चेकिंग के जरिए कि यह सब का सब झूठा था। आपके स्क्रीन पर यह शायद दूसरी बार है कि संबित पात्रा के एक ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया यानी कि फर्जी, झूठी जानकारी करार दिया है। ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये नीचे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है मैनिपुलेटेड मीडिया। तो एक तरफ कांग्रेस को टारगेट करने के लिए यह कर रही थी बीजेपी। अब इसको जोड़िए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुदाली के साथ। प्रधानमंत्री आते हैं, देश के सामने रोते हैं और उनके रोने का असर अक्सर पहले होता रहा है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की आलोचना होती है तो एक इमोशनल कार्ड खेलती है बीजेपी, जिसमें प्रधानमंत्री रोते हुए दिखाई देते हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को लगातार इस तरह से टारगेट कर रही होती है। यानी कि आप खुद तो लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, मगर आप जो लोग मदद कर रहे होते हैं उन्हें आप निशाने पर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह साबित हो चुकी है, यह प्रमाणित हो चुकी है कि बीजेपी के नेता संबित पात्रा जो जानकारी ट्विटर पर दे रहे थे वो झूठी है, फर्जी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा हुआ है। मगर फिर भारत सरकार ट्विटर को आड़े हाथों लेती है। देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा है कि जिस मीडिया पर आपने मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा हो उसे हटाइए, क्योंकि इस मामले की जांच हो रही है। हकीकत यहां पर यह है दोस्तों कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है, फिर भी सरकार उस झूठ को डिफेंड कर रही है। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल इन पैंतरों का इस्तेमाल क्यों करती है। या तो आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं, आप अपना काम नहीं करते हैं, या फिर आप इस तरह से झूठ का सहारा लेते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुदाली के पीछे का प्रचार तंत्र। एक पहलू मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, किस तरह से कांग्रेस के काम को टारगेट किया जा रहा था। अब एक दूसरी चीज पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है रामदेव। रामदेव का एक बहुत ही शॉकिंग बयान सामने उभर कर आया है। रामदेव इस बयान में कह रहे हैं कि लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हो रही थी। लोगों की मौतें ज्यादातर एलोपैथी यानी दवाइयां लेने से हो रही थी, चाहे वो रेमडेसिविर हो, इवरमेक्टिन हो या प्लाज्मा थेरेपी हो। इन तमाम चीजों से लोगों की मौत हो रही थी। यानी कि पहली बात तो आप दुनिया के सामने एक फर्जीवाड़ा पेश करें, ठीक है। आप ये दावा करें कि कोरोनिल से जो है इलाज हो जाता है कोरोना का। इस तस्वीर में देखिए नितिन गडकरी और हर्षवर्धन उसका उद्घाटन भी करते हैं, उनकी इस तथाकथित दवाई का। और खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि हमने ऐसा कोई ने स्वीकृति नहीं दी। यह दावा पूरी तरह से गलत है। अब रामदेव कह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन को। इसके पीछे की सोच क्या है मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा। पहले आप सुनिए रामदेव कह क्या रहे हैं। क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमेक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है।
जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। अब आप सोचिए रामदेव ने ऐसा क्यों कहा। रामदेव क्या कह रहे हैं कि लोगों की इतनी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई जितनी मौतें एलोपैथी के मेडिसिन की वजह से। देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आप किस पर दोष मढ़ते हैं? सरकारों पर? बताइए, सरकारों पर आप इसका दोष मढ़ते हैं ना। मोदी सरकार ने क्या किया था? मार्च 2020 में इन्होंने कोरोना को एक आपदा घोषित कर दिया था, मगर फिर मार्च के बाद इन्होंने 8 महीने लगाए, मेरे ख्याल से अक्टूबर में जाकर इन्होंने ऑक्सीजन को लेकर टेंडर जारी किए। 8 महीने लगा दिए दोस्तों इन्होंने। और उसके बाद भी फिर और 6 महीने बाद इन्होंने 162 ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए टेंडर जारी किए और 6 महीने बाद 162 में से सिर्फ 32 ऑक्सीजन के प्लांट्स बने। यानी कि ऑक्सीजन को लेकर सरकार की गलती, सरकार की भूल, सरकार की उदासीनता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब आप समझे कि रामदेव क्यों कह रहे हैं कि इतने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई जितने लोगों की मौत एलोपैथी की मेडिसिन से हुई। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी का दोष भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के ऊपर से हटाना चाहते हैं। रामदेव जानते हैं कि उनकी एक लंबी चौड़ी फौज है, एक लंबे चौड़े उनका समर्थक वर्ग है जो उनको फॉलो करता है। सब लोग सुनकर इस बात को स्वीकार करने लगेंगे, हां, दोष तो मोदी जी का है ही नहीं। ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा ना की कमी की वजह से थोड़ा ना मौत हो रही है, ये तो इन दवाइयों की वजह से मौत हो रही है। और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है दोस्तों, नंबर 1। नंबर 2, हकीकत यह भी है कि इस वक्त कोरोना का कोई इलाज नहीं है। रामदेव इसके अंदर यह कह रहे थे कि इन दवाइयों का सिर्फ यह मकसद है कि वो आपका बुखार कम करते हैं। हां, बुखार कम करना पड़ता है रामदेव जी, क्योंकि सोचिए अगर आपको ऑक्सीजन में ना मिले, आपका बुखार भी कम ना हो, तो हर जो पेशेंट है, हर मरीज है, वो मारा जाएगा। कम से कम उनका बुखार कम करके, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराकर उन्हें हम बचा सके हैं। तो रामदेव जी, आपको इस तरह की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। तो देखा आपने, तो देखा, पूरी क्रोनोलॉजी दिखाई दे रही है दोस्तों। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोते हैं और उससे पहले बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर टारगेट कर रहा होता है टूल किट के बहाने, और फिर रामदेव का यह बयान कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हो रही है, दवाइयों की वजह से मौत हो रही है। इतना वाहियात बयान कौन देता है दोस्तों? कौन देता है? आप रामदेव के समर्थक हो सकते हैं, मगर क्या आप इस हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं कि रामदेव यहां पर दवाइयों पर उंगली उठा रहे हैं जिससे आपका और हमारा इलाज होता है? यानी कि जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है दवाइयों पर, विज्ञान जो रिसर्च कर रहा है, क्या उस सबको हम परे कर दें पतंजलि की दवाइयों के लिए? अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से एक योग गुरु जो है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस गुरु बन गए हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं हमें ईमानदारी की कमी दिखाई दे रही है। सबसे दुख की बात यह है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोने की बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अक्सर अपने आंसुओं का इस्तेमाल उस वक्त किया है जब वो मुश्किल में होते हैं। पहला प्रमाण, नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, और अगर 50 दिन में भी मैं कुछ ना कर पाया तो मुझे बता देना, जिस चौराहे पर बुला लेना मुझे। आप क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है।
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नोटबंदी का दंश आज तक लोग सह रहे हैं। छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, बिजनेसेस बर्बाद हो गए। आज भी हम नोटबंदी का दंश के सामना कर रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री उसकी बात ही नहीं करते हैं। वो चौराहा आज भी आपका इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री जी। और जब मैं चौराहे की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस चौराहे पर आपको सजा दी जाएगी। नहीं साहब, ये लोकतंत्र है। ये कोई मुअम्मर गद्दाफी का लिबिया नहीं है कि किसी को चौराहे पे खड़े करके गोली मार दी जाए। नहीं, मगर वो है चौराहा जवाबदेही का। उस चौराहे पर आइए ताकि जनता आपसे सवाल कर सके। ये एक तरफा संवाद क्या होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप मेरे से पत्रकारों के सामने आएंगे ना प्रधानमंत्री, तो आप फिर से उसी इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि आपके पास मेरे जैसे पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं है, तभी आप बार बार उसी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकी, एक और बयान देखिए। यहां ये पुलिस की बात कर रहे हैं और यहां पर भी प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं या रोने लगते हैं। देखिए, लेकिन देश को पता नहीं है ये वही खाकी वर्दी वाले मेरे पुलिस के जवान हैं। देश मैं आपसे समझना चाहता हूं ना, अगर आपके दिल में इतना दर्द है पुलिस वालों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हो गए, आप उन्हें सामान्य गाड़ियों में भेज रहे थे। 80-70 गाड़ियों का कारवां आपने जो है सड़क पर चलवा दिया था। कोई सुरक्षा नहीं थी उन्हें, बख्तरबंद गाड़ियों में होना चाहिए था उनको, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में होना चाहिए था। किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं। बाद में रिपोर्ट सामने उभर कर आई कि सरकार को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार चेतावनी मिली थी। आउटलुक ने एक रिपोर्ट की थी। आज तक उन तमाम इंटेलिजेंस वार्निंग्स पर वो जो चेतावनी मिली थी पुलवामा को लेकर, आपने क्या कार्रवाई की है बताइए ना। और फिर उसके बाद ये आदमी सामने उभर कर आता है, देविंदर सिंह, जो 2 आतंकवादियों को लेकर दिल्ली ले जा रहा होता है। क्यों लेकर जा रहा था ये 2 आतंकवादियों को दिल्ली? इसका क्या काम था? ये क्या करना चाह रहा था? इन तमाम सवालों के जवाब हमें आज तक नहीं मिले। और जो पॉलिटिकल पार्टी जवानों की शहादत पर सियासत करती है, उसका फर्ज बनता है ना कि कम से कम इन मुद्दों पर वो देश की जनता के सामने पारदर्शी रवैया अपनाए। इन सवालों का जवाब मिला है? क्या आज तक हमारे जवानों को पर्याप्त सुरक्षा मिलती है जब वो एक संवेदनशील इलाके में जाते हैं? नहीं मिलती है। क्या आज तक हमें पता चल पाया कि वो देविंदर सिंह का क्या रहस्य था? क्योंकि देविंदर सिंह पुलवामा का भी रहने वाला है, मुझे कोई बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री हमेशा इस इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं। आप फेसबुक के मुख्यालय गए थे, वहां पर भी आप अपनी मां को याद करके रोने लग गए थे। मुझे याद है, मैं नहीं भूला हूं उसे। और सच बताऊं प्रधानमंत्री, जब आप रोए थे तो मेरा भी गला भर आया था, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति अपनी मां की बात कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री, कम से कम इसके पीछे कोई सियासत नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने किस तरह से देश के सामने अपने उस पहलू को पेश किया था, आप खुद देखिए। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। तो प्रधानमंत्री यहां पर यह दावा कर रहे थे कि उनकी मां बहुत मुश्किल हालात में, उन्होंने उनकी परवरिश की। ये तमाम चीजें सामने उभर कर आईं। मगर प्रधानमंत्री, जब आप अपनी मां के बारे में इतने इमोशनल हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आज की तारीख में आप उन तमाम माओं के आंसू पोंछें जिनके बच्चे
कोरोना की बलि चढ़ गए। आप जानते हैं परसों मेरे साथ क्या हुआ? मेरा 27 साल का भाई, मेरी मौसी का लड़का, कोरोना से संघर्ष करने के बाद यह लड़ाई हार गया। मौसी की बहुत बुरी हालत है दोस्तों, बहुत बुरी हालत है मौसी की। और क्यों ना हो, उनकी आंख का दुलारा उनसे छिन गया। बहुत कोशिश की थी हमने उसे बचाने की। बिलासपुर में उसका इलाज हो रहा था, किसी तरह से रायपुर में उसे शिफ्ट किया, जद्दोजहद चलती रही। पिछले 10 दिनों तक वो कोमा में थे। ऐसी ढेरों दास्तानें हैं। कई माएं हैं जिनकी आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं। उनको कौन पोछेगा बताइए? आप तो रो रहे हैं, मगर उनके आंखों के आंसू को पोछिए। आप खुद मत रोइए। इस बात का प्रमाण दीजिए कि आप तीसरी लहर के लिए तैयार हैं आप। यह बताया जा रहा है कि यह लहर जुलाई में खत्म हो जाएगी और 6 महीने बाद एक और लहर आएगी, और यह लहर हमारे बच्चों को टारगेट कर सकती है। आपकी क्या तैयारी है? और सबसे बड़ी बात, अभी तो कोरोना का जो असल भूचाल है, इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा, इसका जो आर्थिक असर होगा, आपको अंदाजा है दोस्तों आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा नौकरियां जाने वाली हैं, कितनी बर्बादी होगी आर्थिक तौर पर। सरकार की क्या तैयारी है, मैं समझना चाहता हूं। आप कोई भी प्लान देख रहे हैं? कहीं कोई प्लान देख रहे हैं सरकार का? आज भी बाराबंकी के अंदर एक मस्जिद को टारगेट किया जाता है। आज भी एक मुसलमान को, एक खबर आई थी, उसे टारगेट किया गया, उसकी मौत हो गई। आज भी जो सियासत खेली जा रही है वही हिंदू मुस्लिम वाली, जिसमें मुसलमानों को टारगेट करना। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है 8 महीने बाद। तो सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है सरकार पर। मुझे बिल्कुल भी एतबार नहीं है सरकार पर कि ये लोग कोरोना की इस तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे, या इनका कोई प्लान भी है। क्योंकि देखिए, इनके पास यही आलसी और जहरीली राजनीति इसका इलाज है। लोग परेशान हो, लोगों में गुस्सा हो, और लोगों के गुस्से को डाइवर्ट किया जाए, उसे एक दूसरी दिशा दी जाए। कैसे? हिंदू मुस्लिम करके, मुगलों का काल्पनिक डर पैदा करके। इनका यही फलसफा है, और यह देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि मैं बार बार यह बात कह रहा हूं, और आज दूसरी या तीसरी बार कहूंगा, इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को देश चलाना नहीं आता। ना इनके पास बुद्धिमत्ता है, ना इनके पास दूरदर्शिता है। यह देश इस वक्त ऑटो पायलट पर चल रहा है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।